नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, जिसको अगर नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा फिर, है ना। क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा देखेंगे विधिवत तरीके से, और कहाँ से प्रश्न पूछते हैं उनको हम डायरेक्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे हमारा संविधान तैयार होने की दिशा में बढ़ा। इस टॉपिक में आप इस चैप्टर में यही देखेंगे सबसे पहले तो कि भारतीय जो संविधान है हमारा, इसके विकास का इतिहास क्या रहा है और कैसे हमारी संविधान सभा बनी और उसके द्वारा संविधान हमारा तैयार 1765 से 1772 तक की अगर बात करें तो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व हो जाता है। यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगा, आपका जो बंगाल तो पूरा अधिकार हो ही जाता है, साथ में बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का उनको छूट पूरी मिल ही जाती है। छूट क्या मिल जाती है, अपना ही शासन वो कर रहे होते हैं बक्सर के युद्ध के बाद से, क्योंकि वो एक नायब सूबेदार बना देते हैं, उसके ज़रिए नवाब को काम करना होता है, तो वो चीज़ें होती हैं। अब इसी चीज़ को देखते हुए ब्रिटेन जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार, वो कंपनी को अपने नियंत्रण में लेने के लिए समय समय पर कुछ एक्ट उसने अपने यहाँ पारित किए हैं और वो कंपनी पर लागू किए हैं। उन्हीं एक्ट, जो वही एक्ट हुए हमारे, वो हमारे संविधान के विकास के लिए एक सीढ़ी बने। उसी को देखना है इस वीडियो में। वो तो इतिहास का पार्ट रहा है और ये भी हम इतिहास में एक्ट पढ़ते हैं, लेकिन संविधान को हम जोड़कर थोड़ा देखेंगे कैसे हमारा संविधान अब विकास की तरफ, आगे की तरफ बढ़ा और कैसे ये नौबत आई कि संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, 1773 की बात है। 1773 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ ब्रिटेन सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट नाम ही है, रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेट करना है, नियंत्रण करना है किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंडर में लेना है। ऐसा ना हो कहीं हाथ से निकल जाए बात, है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ये संसद द्वारा पारित हुआ है। तो इसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं याद रखने के लिए परीक्षाओं की दृष्टि से। तो पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, कि संसदीय नियंत्रण कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। नियंत्रण स्थापित करने की यहाँ पर कोशिश हुई है एक प्रकार से, थोड़ा देखते हैं, अपने नियंत्रण में लेते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये फेल रहा था रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि यहाँ पर नियंत्रण में पूरा ले नहीं पाए थे। इसके अलावा हम एक चीज़ ये भी नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ जाएगी, और केंद्र क्या होगा, ब्रिटेन होगा, है ना। केंद्रीय प्रशासन की नींव आप लिख सकते हैं इसको, अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है, कि 1773 एक्ट के ही तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की जाती है ना, स्थापित किया जाता है उच्चतम न्यायालय। तो न्यायालय बन गया यहाँ पर 1774 में, ये ध्यान रखेंगे। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया, लेकिन इसका गठन 1774 में स्थापित किया गया, है ना। इसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जाता है, तो एक मुख्य न्यायाधीश था प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा जाता है तो सर एलिजा इम्पे थे, एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षाओं में, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखा जाए तो ये एक प्रकार से फेल हो गया था, नहीं सक्सेस हो पाया। तो कंपनी जो ब्रिटेन संसद है, वहाँ एक और एक्ट पारित हुआ 1884 ईस्वी में, जिसको हम पिट का इंडिया एक्ट कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें कोशिश की गई कि अब की बार जो है नियंत्रण में ले ही लिया जाए कंपनी को। ये तो जो विफल हो गया, देखा जाए तो पूरी तरीके से नियंत्रण में कंपनी नहीं आ पाई थी। तो अब इस एक्ट के तहत कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, किसका, ब्रिटेन संसद का। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर पूर्णतया आपका स्थापित हो जाएगा नियंत्रण, किसके द्वारा, इस 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हम देखेंगे कि कंपनी पर
पूर्णतया नियंत्रण स्थापित। तो यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखेंगे कि इसी एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हो जाएगा। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ होगा कहाँ से? इसी एक्ट के द्वारा। दोहरा प्रशासन कहने का मतलब जो होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करता था कंपनी का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ब्रिटेन से चलाते डायरेक्टर लोग कंपनी को, तो ये तो होता ही था। इसके अलावा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया, जिसको कंट्रोल कहते हैं। तो कंट्रोलर हो गया। ये कमिश्नर बनाए गए थे, 6 कमिश्नर, जिसमें 2 कैबिनेट के मंत्री भी होते थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ये कंट्रोल करने का था किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि व्यापारिक मामले देखते थे। ये व्यापारिक मामले देखते थे और इनका काम था राजनीतिक मामला देखना। तो राजनीतिक मामले देखेगा कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो इसी की वजह से ही एक तरीके से देखा जाए, अब इसी की सलाह के द्वारा ही ये काम होगा, यही निर्देश जारी करेंगे कैसे क्या करना है। तो व्यापारिक मामले देखेंगे ये, राजनीतिक मामले देखेंगे ये। तो यहाँ से देखा जाए दोहरा प्रशासन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत हुई। इस एक्ट में इतना ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। आप इसको नोट करते हुए चलें, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे अच्छे से। और कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ना लिखना पड़े, आप छोटे छोटे पॉइंट लिख लें, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा किस पे क्या हुआ था, ठीक है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप तुरंत से इसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम लिखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1794 का चार्टर एक्ट आएगा। इसमें क्या बात कही गई? इसमें कहा गया भैया ये नियम इसलिए आया था, ये अधिनियम इसलिए आया था क्योंकि जो इसके पदाधिकारी लोग होते थे और सदस्य होते थे, उनका जो वेतन होता था, भत्ते होते थे, उसको भारतीय राजस्व पर भारित कर दिया गया, ठीक है। तो कंपनी थे ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी के जो बोर्ड के सदस्य थे, ये मान के चलेंगे, तो कंपनी के सदस्य, बोर्ड के सदस्य, वह पदाधिकारियों का वेतन भारतीय राजस्व पर भारित किया गया, ठीक है। भारतीय राजस्व पर भारित कर दिया गया। तो ये काम हो गया कहाँ से? 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर हम देखेंगे इसके बाद एक एक्ट आता है 1813 ईस्वी का, जिसको हम चार्टर एक्ट इसको भी कहते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या बात होगी कि जो कंपनी का एकाधिकार प्राप्त होता है व्यापार का, जो इस समय तक आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ही ब्रिटेन की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि यहाँ पर भारत में अपना व्यापार कर सकती थी। लेकिन अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि ब्रिटेन के ब्रिटिश अन्य प्रजाजन हैं, उनके लिए भी भारत के द्वार खोल दिए जाएंगे। इसका मतलब इसके एकाधिकार में कमी हो जा रही है। हालांकि इसको 20 वर्ष तक अगले व्यापार करने की छूट दी गई है, लेकिन केवल चाय और चीनी पर रह गया। तो यहाँ पर एकाधिकार समाप्त हो रहा है। तो कंपनी का यहाँ पर लिख लेंगे, कंपनी का एकाधिकार समाप्त, ठीक है। पूर्णतया नहीं समाप्त हुआ, हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर चाय और चीन में जो उपनिवेशवाद था कंपनी का, वो जारी रहेगा और चाय का जो व्यापार करते थे वो कंपनी ही करेगी। इन दो मामलों को छोड़कर, ठीक है, कंपनी का जो एकाधिकार समाप्त हो गया है। अन्य ब्रिटिश प्रजाजनों के लिए भी भारत में व्यापार करने के लिए द्वार खोल दिए गए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पूर्णतया नहीं समाप्त किया गया है, आप ये ध्यान रखेंगे। चाय और चीन पर व्यापार में एकाधिकार जारी रहा, एकाधिकार जारी रहा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे भैया। अब जब अगला एक्ट आएगा 1833 का, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट में हम देखेंगे
की जो पूर्तियाँ कंपनी का एकाधिकार पूर्तियाँ समाप्त कर दिया गया। पूर्तियाँ समाप्त हुआ यहाँ पर पूर्तियाँ नहीं समाप्त हुआ, क्योंकि चाय और चीन पर व्यापार में एकाधिकार इनको बना रहा था। ठीक है, अब 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ, कंपनी का एकाधिकार पूर्तियाँ समाप्त हो गया। अब वो क्या हो गया कि ब्रिटिश प्रजाजन जो होंगे, वहाँ के जो लोग होंगे, वो भी इंडिया में व्यापार कर सकते हैं, अपना उनको छूट मिलेगी उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब आप देखेंगे इसके बाद 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट आएगा। चार्टर एक्ट, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 20-20 साल पर ये चार्टर एक्ट आए थे। मतलब कंपनी को 20-20 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है व्यापार करने के लिए, अगले 20 साल, अगले 20 साल ऐसे करके उनको व्यापार करने मौका मिल रहा है। ठीक है, तो अब यह क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए कि कंपनी का अगर एकाधिकार समाप्त किया गया है, जिसका मतलब अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी, अब केवल वो राजनीतिक मामले देखेगी। ठीक है, व्यापार करने के लिए सभी लोग हैं, ब्रिटिश के कोई भी लोग करेंगे, लेकिन आप जो शासन कर रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के द्वारा जो शासन चल रहा है इंडिया में, वो बना रहेगा। तो राजनीतिक मामले जो ये एक्ट है, इसमें सेवाओं में जो नामजदगी चलती थी, मतलब कंपनी में जो सेवा देते थे उच्च पदाधिकारी होते थे, उनके लिए नामजदगी का सिद्धांत चलता था, उसको खत्म किया जाएगा। तो सेवाओं में ये लिख लेंगे हम, सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त किया गया। सिद्धांत समाप्त हो गया। यहाँ से सेवाओं में नामजदगी नहीं चलेगी। अब क्या होगा, जो पद भरे जाएंगे, वो पदों को भरने के लिए क्या किया गया, प्रतियोगी परीक्षाओं का व्यवस्था की गई। प्रतियोगी परीक्षाओं की, अब मतलब पद जो आगे भरे जाएंगे वो प्रतियोगी परीक्षाओं से भरे जाएंगे, परीक्षाओं की व्यवस्था हो गई। मतलब अब प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उसके आधार पर पद भरे जाएंगे, ना कि नामजदगी जो चिट के द्वारा होता था, है ना, नाम निकाला जाता था, उसमें शोर सिफारिश और घूसखोरी बहुत ज़्यादा होती थी। एक तरीके देखा जाए उसको रोकने के लिए, और प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, और जो योग्य व्यक्ति होगा वही जो है पद पर जाएगा कंपनी के काम करने के लिए। तो ये एक अच्छा यहाँ पर देखा जाए निर्णय था। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे क्या होगा। ये तो इतनी बात हो गई, यहाँ तक क्लियर हो रहा, चीज़ें समझ में आ रही हैं। यही है, ज़्यादा पॉइंट नहीं नोट करने हैं, आप संविधान की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा आपको नोट करना होगा। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे बेहतर तरीके से, इनकी बेहतर समझ ले लेंगे। अभी आप पॉइंट ये नोट करते चलिए। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब देखते हैं आगे कि 1857 में हम देखेंगे कि अपने यहाँ एक बहुत बड़ी घटना घटी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया, है ना। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होगा। उस संग्राम में क्या होगा, जो कंपनी की शासन की चूल्हे हिल जाएंगी एकदम, है ना, और शासन यहाँ से कंपनी का ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, है ना, और सीधे शासन चला जाएगा कहाँ पर, ब्रिटेन से शासन नहीं समाप्त होगा, कंपनी का शासन यहाँ पर पूर्णतः समाप्त हो गया है। ठीक है, और ब्रिटेन के जो सम्राट होते हैं उनके हाथ में चला जाएगा शासन। और इसके लिए 1858 में जब ये क्रांति दबा दी जाती है, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, भारत की जो पहली क्रांति हुई है, वो समाप्त कर दबा दी जाएगी। और दबाने के बाद क्या होगा, शासन को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश शासन को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी जो शासन कर रही होती है उसके हाथों से शासन को ले लिया जाता है, और सीधे जो ब्रिटिश के सम्राट होते हैं, है ना, तो उसको शासन दिया जाता है। इसको क्राउन का शासन हम बोलते हैं, है ना। तो 1858 ईस्वी का आएगा भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, तो भारत शासन अधिनियम आ जाएगा। इसके तहत बड़े बदलाव किए जाएंगे। ये देखने को मिलेगा कि आपका जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, कंपनी का गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल बन गया था, ठीक है, गवर्नर जनरल जो होते थे वो काम वैसे करेगा, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, वायसराय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा,
वायस राय कहा जाने लगा, ये भारत का वायस राय कहा जाने लगा। ठीक है, उस समय जो लॉर्ड गवर्नर जनरल होता है वो होता है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, और यही हमारा वायसराय बन जाएगा, पहला वायसराय भारत का, क्योंकि इस समय वही है। ठीक है, तो वायसराय इसको कहा जाने लगेगा, ये बिल्कुल नवाब के समकक्ष ही होगा, है ना। जो नवाब यहाँ के होते हैं उनके साथ में जो शासन चलाने का वो वायसराय होगा, यहाँ पर शासन चलाएगा। इसके ही अनुमति के बिना नवाब कोई काम नहीं कर पाएंगे, है ना, साथ में करेंगे। तो वायसराय होगा, लॉर्ड कैनिंग बनेगा पहला वायसराय भारत का। इसके तहत भारत के राज्य सचिव, तो भारत के राज्य सचिव का पद हो जाएगा। राज्य सचिव क्या होगा कि जो ब्रिटेन सरकार होती है उसका ही एक मंत्री होता है जिसको भारत सौंपा गया, और भारत उसको भारत के राज्य सचिव के रूप में जाना गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, जो कि इंडिया का होता था, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गया यहाँ पर एक, है ना। इस प्रकार जो पहला भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना वो बना लॉर्ड स्टैलिन। ठीक है, तो पहला यहाँ पर याद रखेंगे, प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव भारत का कौन था, कौन होगा, लॉर्ड स्टैलिन बन जाएगा प्रथम राज्य सचिव भारत के। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके साथ ही आप देखेंगे परिषद का गठन किया जाएगा, तो एक परिषद बनेगी, परिषद काउंसिल गठित की जाएगी, भारत परिषद, है ना, भारतीय परिषद बनाई जाएगी, जिसमें क्या होगा कि जो 8 सदस्य होंगे, ये 15 सदस्यीय परिषद है, जिसमें 8 सदस्य होंगे वो ब्रिटिश सरकार के होंगे। ये कहाँ के होंगे, ब्रिटिश सरकार के होंगे, और 7 सदस्य जो होंगे वो होंगे कंपनी के निदेशक मंडल के, कंपनी के निदेशक मंडल, जो डायरेक्टर होते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, तो उसके निदेशक मंडल के होते थे। ठीक है, ये एक परिषद बना दी गई। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ये चल रहा था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो समाप्त हो गया। इसको अब 15 सदस्यीय एक परिषद काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें ये व्यवस्था रहेगी। ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार के सदस्य ज़्यादा रहेंगे, कंपनी के निदेशक मंडल के कम रहेंगे। ठीक है, तो भारत का राज्य सचिव इसी के तहत बना है। ठीक है, ये बातें हुई किसके अंतर्गत, 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था। ठीक है, पहला वायसराय इसके तहत कौन बना, लॉर्ड कैनिंग, और भारत का पहला राज्य सचिव कौन बना, तो आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड। क्या होगा कि 1861 ईस्वी में इस वायसराय की शक्तियों को बढ़ाने के लिए इसको वायसराय को, वायसराय, ये 1861 का जो अधिनियम होगा, भारत परिषद अधिनियम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, भारत, लिख लेते हैं इसको, परिषद अधिनियम। अब परिषद बन गई तो परिषद अधिनियम आएंगे। तो परिषद अधिनियम जो था इसके अंतर्गत क्या हुआ काम कि जो वायसराय थी इसकी शक्तियों को बढ़ाया गया, इसको वीटो पावर दी गई। ठीक है, और अध्यादेश, वायसराय को, वायसराय को अध्यादेश, कानूनी मामलों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो जारी करने की शक्ति दी जा रही है किसके तहत, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। तो ये बात हो गई यहाँ तक। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो एक्ट आएगा 1873। तो 1873 ईस्वी में क्या किया जाएगा कि ये कहा जाएगा कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ठीक है, इस एक्ट में यही होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ये लिख लीजिए पॉइंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। किसी भी, भंग नहीं किया गया लेकिन ये कह दिया गया किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो ये बात जब कही गई, इसके बाद आप देखेंगे कि 1 जुलाई 1884 ईस्वी में औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। ठीक है, औपचारिक रूप से। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया, तो 1884 हो जाएगा आंसर। अगर ये कहा जाए किस अधिनियम
के तहत भंग करने की बात कही गई कंपनी को, तब हमारा उत्तर 1873 का अधिनियम हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा। तो 1884 में देखेंगे औपचारिक रूप से कंपनी को भंग कर दिया गया। मतलब कंपनी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कंपनी को भंग कर दिया गया, ये काम हो गया, यहाँ पर कंपनी खत्म, ठीक है। सीधे ब्रिटिश संसद से शासन यहाँ पर चल रहा है। वो यहाँ से ही देख रहे हो कि 1858 में ही ब्रिटिश संसद का सीधे आ जाएगा हाथ, क्राउन का शासन, है ना, क्राउन का शासन यहाँ पर चलेगा। क्राउन का शासन मतलब ब्रिटेन के जो सम्राट होंगे वहाँ से शासन चलेगा। ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण अब भारत के प्रशासन पर आ जाएगा, और इनका जो कंपनी का जो था अधिकार, राजनीतिक मामला, वो भी ले लिया गया। परिषद में हालांकि सदस्य थे, 7 सदस्य थे। धीरे धीरे इनकी शक्तियाँ कम होती गई, इनकी बढ़ाते गए, और क्या हो गया, कंपनी को 1884 में औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। फिर देखेंगे 1892 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। तो 1892 में क्या होता है कि यहाँ पर देखा जाए तो व्यवस्थापिका को वित्त मामलों में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। तो व्यवस्थापिका को वित्त मामलों में प्रश्न पूछने का अधिकार मिल रहा है। कहाँ से? अधिकार किससे मिल रहा है भैया? वो मिल रहा है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। व्यवस्थापिका को वित्त मामलों में, पहले क्या था, भारत के लोगों को आपको व्यवस्थापिका में आपको प्रश्न पूछने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पर छूट दी गई और वित्त मामलों पर कहा गया कि आप प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न करने का यहाँ पर छूट आपको मिल गई है 1892 में। भारत में अगर देखा जाए संसदीय प्रणाली का जनक के रूप में, तो यहीं से माना जाता है कि ये न्यू प्रजाति है भारत में संसदीय प्रणाली की, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रतिनिधि भारत के भाग ले रहे हैं, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल रहा है। फिर देखेंगे 1909 में आएगा भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्ले हैं भारत सचिव, राज्य सचिव वही हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो हैं कौन? गवर्नर जनरल, मतलब वायसराय भारत के। तो मार्ले मिंटो सुधार कहा गया इसको। और सुधार क्या था ये भारत के लोगों के लिए, कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई, ठीक है। तो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन। इसमें क्या किया गया कि भैया मुस्लिम जो होगा वोटर, वो मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट देगा। वो पृथक कर दिया गया उसको कि आप अपना नेता आप ही चुनो और इसमें दूसरे वाले को ना चुनो। ये एक तरीके से देखा जाए ऑफिशियल तरीके से फूट डालने का काम किया जा रहा है, और इनकी नीति व्यवस्था कर रहे हैं। फिर आएगा 1909 में, 1919, अब आगे इस यहाँ से मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बातें? ठीक है। अगर कोई डाउट्स आपको होते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और उनका जवाब हम कोशिश करेंगे देंगे आपको, अगर कोई डाउट्स रहे हैं आपको। और आशा करते हैं आपको यहाँ तक अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर करें, ठीक है। और यहाँ पर हमारे साथ तो आप देख ही रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, और अपने संविधान की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसे संविधान का आगे गठन होगा। बात आ गई 1919 की, भारत परिषद अधिनियम की। 1919 में हम पहुंच चुके हैं। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन क्या था? द्वैध शासन जो विधानमंडल होता था, इसमें क्या किया गया कि एक उच्च सदन बनाया गया और दूसरा निम्न सदन। दूसरा कौन सा सदन? निम्न सदन। मतलब एक विधानमंडल है, विधानमंडल में एक उच्च सदन होगा और एक निम्न सदन होगा, और ये व्यवस्था कहाँ होगी? प्रांतों में होगी, ठीक है। उच्च सदन और निम्न सदन,
तो ये यहाँ पर पहली बार होता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्राप्त हुआ है। तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम होगा, जिसके अंतर्गत ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। किसके तहत? इसी के तहत, ठीक है। तो वोट देने का अधिकार मिल गया है किसको? महिलाओं को। पहली बार ऐसा हुआ भारत के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। लोक सेवा आयोग की व्यवस्था कब की गई है? 1919 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही आगे चलकर आप देखेंगे कि लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी, ठीक है। लेकिन व्यवस्था किसके तहत की जा रही है? तो अधिनियम 1919 के तहत की जा रही है। तो आगे बात करते हैं। फिर आएगा इसके बाद 1935 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। और 1935 का अधिनियम बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हमारे संविधान का जो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है यहीं से लिया गया है। इस अधिनियम के लगभग 200 से भी अधिक अनुच्छेदों को हमारे संविधान में या तो वैसे के वैसे या थोड़ा बहुत बदलाव करके लिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका 1935 का अधिनियम। इसमें कई सारे काम भी होते हैं। अब कार्य क्या होंगे इसके तहत? आप देखोगे जो प्रांतों में द्वैध शासन होगा इसको समाप्त कर दिया जाएगा और व्यवस्था की जाएगी केंद्र में द्वैध शासन की। केंद्र में द्वैध शासन लागू होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया, तो आप क्या बताएंगे? 1935 के अधिनियम के तहत, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन लागू हो रहा है और प्रांतों में समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। और प्रांत में द्वैध शासन कब लागू हुआ, तब आप आंसर 1919 ईस्वी देते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और देखेंगे कि यहाँ पर भारत की मुद्रा और साख को नियंत्रण करने के लिए RBI का भी गठन होगा, ठीक है। तो भारत की मुद्रा व साख नियंत्रण के लिए RBI का गठन होगा। किसके तहत? इसी अधिनियम के तहत होगा, ठीक है। और आप देखेंगे इसके बाद एक और काम होता है कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात हुई, 3 बातें हुई। अच्छा, इसकी आलोचना करते हुए पंडित नेहरू ने कहा है कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ठीक है। आलोचना करते हुए ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में कि किसने आलोचना करते हुए 1935 अधिनियम के बारे में कहा है कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनके द्वारा ये कथन कहा गया है। और इसी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि यह एक दासता का चार्टर है ना, दासता का चार्टर इसको कहा है। तो 1935 अधिनियम काम हुआ है इसमें। आप इसके अलावा देखेंगे कि ये तो मेन पॉइंट हो गए, केंद्र में द्वैध शासन हो गया, भारत की मुद्रा साख नियंत्रण के लिए RBI का गठन हो गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अच्छा, एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी की गई थी। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था हुई, कहाँ से? यहीं से हुई है व्यवस्था। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो ये कार्य हुए हैं इसके अंतर्गत। अब इसके बाद देखेंगे कि सीधे आप 1947 में पहुंच जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ जाएगा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम आएगा, ठीक है, जो कि 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया जाएगा और 18 जुलाई को ये पास हो जाएगा, स्वीकृत कर लिया जाएगा। और जिसके बाद हम देखेंगे कि 14 अगस्त को और 15 अगस्त को, ठीक है, 2 संप्रभु राष्ट्र बनेंगे जिनका नाम होगा
14 अगस्त को पाकिस्तान राष्ट्र बन गया और 15 अगस्त को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आ जाता है। तो ये तो एक बात हुई। अब इसी के बीच में यहाँ से यहाँ तक की जो कड़ी है, हमारे 1935 के अधिनियम से 1947 के बीच में जो बदलाव हुए हैं उनको हम देखेंगे और देखेंगे कैसे हमारी संविधान सभा का गठन हुआ है।